नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल एग्जाम का कंप्यूटर सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे जिनकी तैयारी आपको निरंतर करनी है। ना सिर्फ आपको पीवाईक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, बल्कि आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो करवा चुका हूँ, आज ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और आपका पूरा लेखपाल का सिलेबस जो है आपके सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा थ्योरेटिकल। फिर मैं आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज करवाऊंगा और एमसीक्यूज करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, चाहे चीजें आसान लगे या कठिन। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे बार बार तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और पेपर बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके हमारी सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम फीस है और वो फीस सिर्फ इसलिए है ताकि जेन्युइन लोग ही जुड़े और अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। काफ़ी मेहनत लगती है इन कंटेंट को तैयार करने में, और सारा कंटेंट आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलने वाला है। प्रिंटेबल पीडीएफ होंगी और 100 पीडीएफ हम अभी प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो शुरू करते हैं एमएस वर्ड टॉपिक, वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड जो इसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे पत्र, रिपोर्ट, रिज्यूमे बनाने, एडिट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उसमें से एक सेक्शन काम आता है फॉर्मेटिंग के। ये फॉर्मेटिंग जो होती है, टेक्स्ट के रूप रंग को आकर्षक और पठनीय बनाने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे अभी आप ये ब्लू कलर देख रहे हैं, ये बॉर्डर लाइन देख रहे हैं, ये आप जो मेहरून कलर देख रहे हैं, फायर ब्रिक कलर कहा जाता है इसको, ये कलर देख रहे हैं, ये डॉट देख रहे हैं, ये सब फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। ठीक है। तो ये जो होवर इफेक्ट देख रहे हैं, जब मैं टेक्स्ट के ऊपर ले जाता हूं सर कर्सर, तो वो होवर इफेक्ट आ जाता है, बैकग्राउंड बदल जाता है। तो ये सब फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। टेक्स्ट के रंग रूप को आकर्षक और पठनीय बनाने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसमें शब्दों को बोल्ड करते हैं, कंट्रोल+B के द्वारा इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ये सब शामिल है। ठीक है। एमएस वर्ड 2007 और इसके बाद के वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कैलवरी फॉन्ट और साइज इसका है 11 पॉइंट। ठीक है। तो जो डिफॉल्ट पॉइंट साइज और डिफॉल्ट फॉन्ट आता है वो यहां पर बताया गया है। इसमें फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग एक जगह की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए होता है। ड्रॉप कैप की अगर बात की जाए तो ये फीचर का उपयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि कैपिटल लेटर लार्ज कर दिया गया। ठीक है। अधिकतम 10 लाइनों तक ये किया जा सकता है। चेंज केस, एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल। इसका शॉर्टकट शिफ्ट+F3 होता है। ठीक है। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, बेस लाइन के नीचे अक्षर लिखते हैं, जैसे हम H2O लिखते हैं तो यहां पर ये बेस लाइन के नीचे लिखा है, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये कंट्रोल प्लस इक्वल से आता है। ठीक है। और जब हमें ऊपर लिखना होता है, जैसे एक्स स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो वहां पर हम सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर की जो संख्या होती है उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। जो हम नीचे लिखते हैं बेस में केमिस्ट्री के फार्मूले की तरह, तो वो सब स्क्रिप्ट होती है। सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+शिफ्ट++ होती है। ठीक है। ये जो बाद वाला प्लस है, ये जो बीच वाले प्लस हैं दो, ये आपके प्रोसेस बताने का तरीका है कि साथ में आपको क्या क्या करना है। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है? किसी टेक्स्ट पर लागू सभी फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाने के लिए कंट्रोल+स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। स्ट्राइक थ्रो, चयनित शब्दों के बीचों बीच एक रेखा खींचने की प्रक्रिया को स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। ठीक है। फॉन्ट एंड पैराग्राफ, फॉन्ट और पैराग्राफ क्या होते हैं? फॉन्ट टाइप, अक्षरों की शैली, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कृतिदेव है। हिंदी के लिए कृतिदेव का प्रयोग करते हैं, मंगल फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। ये सब क्या है? ये आपके फॉन्ट टाइप है। अलाइनमेंट क्या होता है? एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं: लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है। ये सारी इसकी जो शॉर्टकट की है वो अभी हम बाद में देखेंगे। डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड में टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। जैसे हिंदी में लिखते हैं
तो लेफ्ट में होता है। उर्दू में अलाइनमेंट आपको राइट चाहिए होता है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग क्या है? दो लाइनों के बीच की दूरी तय करने के लिए इसका प्रयोग होता है। डिफॉल्ट सामान्यतः 1.15 होता है, ठीक है। तो हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। जो ये दो लाइनों के बीच में आप स्पेसिंग, तो ये 1.5 कर रखी है मैंने, ठीक है। और यहां पर आपकी 1.15 होती है। इंडेंटेशन, पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी को इंडेंटेशन कहते हैं। गटर मार्जिन क्या होता है? पेज को वाइंडिंग करते समय जो अतिरिक्त जगह छोड़ी जाती है उसे गटर मार्जिन कहते हैं। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज के लेआउट की दिशा दो प्रकार की होती है। एक तो पोर्ट्रेट होता है, लंबा खड़ा, और एक दूसरा होता है लैंडस्केप, यानी कि लेटा हुआ, चौड़ा। जैसे फोन को आप खड़ा कर लेते हैं तो वो आपका पोर्ट्रेट होता है, और जब आप फोन को बेड़ा कर लेते हैं, लिटा देते हैं, तो वो आपका लैंडस्केप हो जाता है। खड़ा करके लिटाना होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट रूप से ये पोर्ट्रेट होता है। लाइन ब्रेक वर्सेस पेज ब्रेक। नई लाइन शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं तो लाइन ब्रेक हो जाती है, और नया पेज शुरू करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं तो नया पेज शुरू हो जाता है। वाटरमार्क क्या होता है? डॉक्यूमेंट के पेज के बैकग्राउंड में हल्का सा दिखने वाला टेक्स्ट या चित्र वाटरमार्क कहलाता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के पेज के बैकग्राउंड में हल्का सा दिखने वाला चित्र या टेक्स्ट वाटरमार्क कहलाता है। हीडर और फुटर क्या होता है? हीडर पेज के सबसे ऊपरी हिस्से को हेडर कहते हैं। यहाँ पे अक्सर किताब का टाइटल लिख देते हैं, जो टॉपिक चल रहा होता है वो लिख देते हैं, पेज नंबर लिख देते हैं कभी कभी। फुटर में क्या होता है? पेज के सबसे निचले हिस्से को फुटर कहते हैं। यहाँ पर भी फुटर में भी एक तरफ किताब का नाम लिख देते हैं, या टॉपिक का नाम लिख देते हैं, या पेज नंबर लिख देते हैं, ठीक है। इनका उपयोग हर पेज पर डॉक्यूमेंट टाइटल, पेज नंबर, डेट और ऑथर नाम दर्शाने के लिए किया जाता है। एक बार हेडर फुटर सेट करने पर वह ऑटोमेटिक रूप से सभी पेजों पर लागू हो जाता है, ठीक है। हर पेज पे जाके आपको सेटिंग नहीं करनी होती है, सारे पेज पे एक साथ हो जाता है। हेडर और फुटर के विकल्प इंसर्ट टैब में मौजूद होते हैं। अभी मैं आपको एमएस वर्ड का पूरा वो दिखाता हूं कि कैसे ये काम करता है। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो एमएस वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक फाइल खुली हुई है, वो ब्लैंक फाइल है, डॉक्यूमेंट वन नाम से, ठीक है। और ये यहाँ पर आप इसका फाइल मेनू देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इंसर्ट देख रहे हैं, तो यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार का आपका शेप करना है। फिर 3D मॉडल्स भी आते हैं, वो कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं क्या करना है। चार्ट, स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन वीडियोस। हीडर देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, हीडर क्या लगाना है आपको, कैसे लगाना है। फूटर क्या लगाना है, इस प्रकार से ये इंसर्ट टैब में है। फिर आता है आपका ड्रा टैब। तो ड्रा टैब में इतने प्रकार के यहाँ पर आइकन होते हैं। रूलर होता है, बैकग्राउंड फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है। तो इन सारी चीजों से आप यहाँ पर ड्रा। फिर डिजाइन टैब आता है, तो किस प्रकार को आपके पेज का कलर रखना है, पैराग्राफ किस प्रकार रखना है, हेडिंग किस प्रकार रखनी है, वाटरमार्क लगाना है, ठीक है, पेज बॉर्डर लगाना है, ये सब किस में आएगा? डिजाइन में आता है। फिर आता है लेआउट। लेआउट में आपका ओरिएंटेशन आता है, मार्जिन आता है, साइज आता है, कॉलम आता है। ओरिएंटेशन की बात करें अगर, तो ये अभी आप देख सकते हैं, ये आपका पोर्ट्रेट मोड है, खड़ा हुआ। अब जब मैं इसको लैंडस्केप मोड में करूंगा तो ये आपका देखिए, ये लैंडस्केप मोड आ गया। यहां से मैंने इसका ओरिएंटेशन चेंज किया है, ठीक है। यहां पर आप लाइन नंबर लगाते हैं, ब्रेक्स लगाते हैं। फिर आता है आपका रेफरेंस का सेक्शन, फिर मेलिंग आता है, रिव्यू आता है, व्यू आता है। व्यू में आप जूम कितना करेंगे, ठीक है, वेब लेआउट है, प्रिंट लेआउट है, रीडिंग मोड है, ये सारी चीजें आप यहां पर देखते हैं। तो ये आपका यहां पर इस प्रकार से एमएस वर्ड की जो होम पेज है वो काम करता है, जहां पर आप हेडिंग देख सकते हैं, कलरिंग देख सकते हैं, यहां से आप कलर चेंज करते हैं। ये आपका फॉन्ट साइज है, ये आपका फॉन्ट टाइप है। यहां से आप बोल्ड कर देंगे कोई भी टेक्स्ट, जैसे लिखा मैंने क्लासेस। अब इसको मुझे बड़ा करना है तो मैं इसको क्या करूंगा, पूरा सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ फॉन्ट फॉन्ट टाइप जो है यहाँ पर साइज में जाके मैं इसका साइज कुछ भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने 48 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसका फॉन्ट टाइप बदलूंगा तो ये फॉन्ट टाइप बदल जाएगा। देखिए हर बार एक नई डिजाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये फॉन्ट टाइप से बदलता है। अब मैं इसको, अभी ये बोल्ड है, इसको मैं बोल्ड से हटाता हूं तो ये पतला हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको इटैलिक करूंगा तो ये इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा कर्सिव बन जाता है, डिजाइन तिरछा हो जाता है। फिर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया तो नीचे अंडरलाइन आ गई, ठीक है। फिर मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में एक लाइन आ गई। फिर मैंने इसको हटाया,
हटाने के लिए फिर आपको सेलेक्ट करके हटाना पड़ेगा। इसका कलर बदलना है तो आपको फिर सेलेक्ट करना होगा और फिर आप इसका कलर कोई भी, इसका आपको बैकग्राउंड बदलना है तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से एमएस वर्ड काम करता है। अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन मिलते हैं आपको। सेंटर अलाइनमेंट हो गया, शॉर्टकट की से कर सकते हैं। ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। ये राइट अलाइनमेंट है, अब आप लेफ्ट अलाइनमेंट देख रहे हैं, ठीक है। ये लेफ्ट है और वो वाला भी राइट था। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसका केस बदलना है, अगर आपको सारे लोअर केस में करने हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शन मिल जाता है। अपर केस में सारी करने हैं तो वो ऑप्शन मिल जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो वो ऑप्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार से एमएस वर्ड काम करता है। हेडर और फुटर को डॉक्यूमेंट के पहले पेज, फर्स्ट पेज के लिए, सम विषम पेजों के लिए अलग अलग सेट किया जा सकता है। फुटनोट क्या है? यह किसी विशेष शब्द का अर्थ या संदर्भ पेज के सबसे नीचे दर्शाता है। मान लीजिए कि स्टार लगा के बहुत सी किताबों में लिख देते हैं, फिर उस स्टार को नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिर वहां पर स्टार क्यों लगाया था। एंड नोट क्या होता है? ये फुट नोट के समान ही होता है, लेकिन ये पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में जोड़ा जाता है। हेडर फुटर एरिया में डबल क्लिक करने से यह सक्रिय एक्टिव हो जाते हैं और मुख्य टेक्स्ट धुंधला हो जाता है। मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज का उपयोग एक ही लेटर या डॉक्यूमेंट को एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से दो फाइलें होती हैं। एक मेन डॉक्यूमेंट होता है यानी कि मुख्य पत्र, और दूसरा होता है डाटा सोर्स यानी कि प्राप्तकर्ताओं की सूची, एड्रेस बुक। यह बार बार पता टाइप करने के समय और मेहनत को बचाता है। मेल मर्ज के लिए हम लेटर्स, इन्वेलप्स, लेबल्स और ईमेल्स भेज सकते हैं। यह विकल्प एमएस वर्ड के मेलिंग टैब में पाया जाता है। मेल मर्ज प्रक्रिया मुख्य रूप से 6 चरणों के विजार्ड में पूरी होती है। डेटा सोर्स को मुख्य डॉक्यूमेंट में जोड़ने वाले फील्ड्स को मर्ज फील्ड्स कहा जाता है। मेल मर्ज में डेटा सोर्स के लिए आमतौर पर एक्सेल स्प्रेडशीट, एसएस डेटाबेस या आउटलुक कॉन्टैक्ट्स का उपयोग किया जाता है। यह सुविधा थोक में एडमिट कार्ड, निमंत्रण पत्र और बैंक स्टेटमेंट में प्रिंट करने में सर्वाधिक उपयोग होती है। अब टेबल निर्माण कैसे होता है एमएस वर्ड में, उसकी बात करते हैं। टेबल यानी कि रोज और कॉलम्स का एक व्यवस्थित समूह होता है। एमएस वर्ड में टेबल बनाने का विकल्प इंसर्ट टैब में होता है। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। रो और कॉलम जहां मिलते हैं उसे सेल कहा जाता है। एमएस वर्ड में किसी भी टेबल में न्यूनतम एक रो और एक कॉलम होना अनिवार्य है। टेबल के अंदर के डेटा को सॉर्ट, ए टू जेड और कैलकुलेट करने के बेसिक विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। एमएस वर्ड की टेबल में अधिकतम 63 कॉलम बनाए जा सकते हैं, जबकि रोज की कोई निश्चित सीमा नहीं है। मर्ज सेल्स दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सिंगल सेल बनाने की प्रक्रिया है। स्प्लिट सेल एक ही सिंगल सेल को कई छोटे सेल्स या कॉलम रो में तोड़ने की प्रक्रिया है। ऑटो फिट यह विकल्प टेबल की चौड़ाई को टेक्स्ट के आकार या विंडो के आकार के अनुसार स्वतः एडजस्ट कर देता है। अब मैं आपको इंसर्ट टैब से टेबल इंसर्ट करके दिखाता हूं। ऐसे आप इसको जितना सेलेक्ट करेंगे उतनी टेबल यहां पर आपकी बनती जाएगी। अब यहां पर टेबल को आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका टेबल है। अब इसको आपको क्या करना है? इंसर्ट और करना है, इसको स्प्लिट करना है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपको राइट क्लिक तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हैं, है ना। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ए में आप सबके नाम लिख लें, बी में नंबर लिख लें। तो ऐसे टेबल्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो अभी आपने एमएस वर्ड में जाके टेबल कैसे निर्माण होता है वो देख लिया। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज की, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है। कंट्रोल प्लस से ओ से पहले से सेव फाइल खोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एस फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। कंट्रोल प्लस जेड अंडू होता है, पिछला कार्य जो आपने, पिछली एक्टिविटी जो आपने की है उसको कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई रीडू अंडू किए गए कार्य को वापस लाने के लिए। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हाइपरलिंक में एच होता है और लोग कंट्रोल प्लस के गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हाइपरलिंक लिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के होता है। कंट्रोल प्लस पी जो है ये आपका प्रिंट करने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड यानी कि डॉक्यूमेंट में कोई विशेष शब्द खोजने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस करने के लिए आता है, खोजे गए शब्द को किसी अन्य शब्द से बदलने के लिए आता है। बहुत अच्छा ये टूल होता है, बहुत यूजफुल होता है जब आप डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कर रहे होते हैं। कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है, टेक्स्ट को बीच में अलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एल या आर, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है और आर राइट अलाइनमेंट के लिए होता है, टेक्स्ट को बाएं या दाएं अलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई अलाइनमेंट, टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर करने के लिए कंट्रोल प्लस जे प्रयोग में लाया जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक, वर्तनी और व्याकरण जांचने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट कीज में। F12 सेव एज का काम करती है, पहले से सेव फाइल को नए नाम या नई जगह पर सेव करने के लिए हम F12 शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट, वर्तमान में खुली फाइल डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रयोग में लाया जाता है। कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक करने के लिए, नया पेज शुरू करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग होता है। अल्ट प्लस F4 क्लोज एप्लीकेशन, पूरे MS वर्ड प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम कीबोर्ड में अल्ट प्लस F4 कीज का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए और कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस, जब हमें अक्षरों का छोटा बड़ा या कैपिटलाइजेशन का केस बदलना होता है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसके लिए शॉर्टकट कीज होती है शिफ्ट प्लस F3। कंट्रोल प्लस ये जो आपका ब्रेकेट है, जिसको हिंदी में बड़ा ब्रेकेट कहते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए करते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट साइज इससे एक बढ़ जाता है। फिर दूसरा वाला जो ब्रेकेट है आपका लेफ्ट साइड वाला, तो यहां पर डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, फॉन्ट साइज एक पॉइंट घटाने के लिए। अब हम बढ़ेंगे अगले सेक्शन की तरफ, जो है MS एक्सेल स्प्रेडशीट। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग गणितीय गणनाओं, डाटा एनालिसिस और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसकी फाइल का एक्सटेंशन जो होता है XLSX होता है। ठीक है, वर्कबुक या वर्कशीट, वर्कशीट यह रोज और कॉलम्स का जाल है जहां डेटा दर्ज किया जाता है। वर्कबुक क्या है? यह कई वर्कशीटों का एक कलेक्शन होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, वर्कशीट है वो किताब का या कॉपी का एक पेज है, और जो वर्कबुक है वो पूरी किताब है। ठीक है, तो जो वर्कबुक है कई वर्कशीटों का एक कलेक्शन है। MS एक्सेल 2016 और 2019 में एक नई वर्कबुक खोलने पर डिफॉल्ट रूप से एक वर्कशीट दिखाई देती है। पुराने वर्जन में 3 होती थी। ठीक है, अब एक दिखाई देती है, पहले 3 दिखाई देती थी। MS एक्सेल वर्कशीट में 1,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स होते हैं। कॉलम को ABC अक्षरों से और रो को 1 2 3 संख्याओं से दर्शाया जाता है। MS एक्सेल में जूम करने की न्यूनतम सीमा 10% और अधिकतम सीमा 400% होती है। MS वर्ड में ये 500% तक होती है। एक्सेल को डिफॉल्ट रो वेट 15 पॉइंट्स और कॉलम विड्थ 8.43 कैरेक्टर की होती है। नेम बॉक्स जो है ये फार्मूला बार के बाईं ओर होता है और वर्तमान सक्रिय सेल का एड्रेस जैसे C4 दर्शाता है। फार्मूला बार क्या होता है? ये सेल के अंदर टाइप किए गए फार्मूला या वास्तविक डेटा को दर्शाता है, जिसे वहां से एडिट भी किया जा सकता है। तो अभी जो आपके सामने खुली है ये MS एक्सेल का आप स्प्रेडशीट एक देख रहे हैं। तो शीट 1 यहाँ पर लिखा है और ये आपकी रोज है सारी ना, ये सारी रोज है जो इस प्रकार से हैं। ऐसे ये कॉलम है, ये कॉलम की आप देख रहे हैं नेम ABCDE में दिया है, और जो रोज का नाम है वो आपने देखा है कि वो 1 2 3 जो साइड से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये काम करती है। ठीक है, MS एक्सेल। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब होता है, ड्रा टैब होता है, पेज लेआउट होता है, फार्मूला लेआउट होता है, डेटा होता टैब और रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब। तो ये सारे टैब यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं कोई भी डेटा इंसर्ट करने के। कई रोज को आप यहाँ पर कई कॉलम्स को जोड़ भी सकते हैं। तो ये सारी शॉर्टकट कीज से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे आपको शॉर्टकट की। तो ये देखिए मैंने सारी इन 2 रोज 2 कॉलम को जोड़ दिया। अब इसमें मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, टाइम टेबल। ये मैंने डाला। अब इसको मुझे सेलेक्ट करके बड़ा करना है, तो यहाँ से मैं अपना फॉन्ट साइज बड़ा कर सकता हूँ। फिर नीचे मैं यहाँ पर सब्जेक्ट डाल दूंगा एक। अब 2 को मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। जब मैं मर्ज करूँ तो ये मर्ज होके एक कॉलम बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर
यहाँ पर पूरा बना सकते हैं। ये मर्जिंग हो गई, आपने देख ली। यहाँ पर आप सब्जेक्ट डाल दीजिए, डीआई कितने, करंट अफेयर आपको कितना, इसको आप जूम भी इस प्रकार से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अगर बॉर्डर बनाना है तो आप बॉर्डर बना सकते हैं, देखिए बॉर्डर बन गया। इसकी भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर लगाना है तो आप बैकग्राउंड कलर लगाइए। मेरे देखिए पूरा आप सेलेक्ट करके पूरा एक ही चीज, ये डीआई हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो ये आपका जीएस हो गया, है ना। तो ऐसे आप यहाँ पर टाइम, तो सारी चीजें आप एमएस पे जाके पूरा क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली बहुत बड़े डेटा को एक लिए होता है। तो आपने एमएस एक्सेल की भी वर्किंग देख ली है लाइव जाके। अब हम बात करते हैं सेल रेफरेंसिंग। एक सेल का पता जैसे A1 उसका सेल रेफरेंस कहलाता है, जो फार्मूले में उपयोग होता है। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, जब फार्मूले को कॉपी किया जाता है तो सेल एड्रेस अपने आप बदल जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए A1। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, जिसमें सेल एड्रेस फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। इसके लिए हम डॉलर साइन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए $A $1। मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, इसमें या तो रो फिक्स होती है या कॉलम फिक्स होता है। उदाहरण के लिए $A1 या $1। एक्सेल में सेल रेफरेंस लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी F4 होती है। सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है, जब कोई फार्मूला उसी सेल का एड्रेस इस्तेमाल करता है जिसमें वह लिखा गया है तो यह एरर आती है। कौन सी? सर्कुलर रेफरेंस एरर। 3D रेफरेंसिंग क्या होती है, जब एक वर्कशीट के फार्मूले में उसी वर्कबुक की किसी अन्य वर्कशीट की सेल का संदर्भ दिया जाता है तो ये 3D रेफरेंसिंग कहलाती है। सेल एड्रेस में रो और कॉलम के बीच कॉलन का उपयोग एक रेंज को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी कि A1:A10, यानी कि A1 से लेकर A10 तक। किसी भी सेल एड्रेस में कॉलम का नाम हमेशा पहले और रो का नंबर बाद में आता है। उदाहरण के लिए A1 सही है और 1A गलत है। अब फार्मूलास की बात कर लेते हैं जो एक्सेल में प्रयोग में लाए जाते हैं। एक्सेल में कई फार्मूला हमेशा, कोई भी फार्मूला है हमेशा इक्वल टू के शुरू होता है, यानी कि बराबर का जो निशान होता है, इक्वल टू का जो चिन्ह होता है उससे शुरू होता है। उदाहरण के लिए सम का जो फार्मूला है, तो इसको अगर आपको क्या करना है, कोई रेंज दी गई है उसके सभी नंबरों का योग करना है आपको, तो इक्वल टू सम A1 से A10 तक हम उसका योग करेंगे। इफ क्या है, यह एक लॉजिकल फार्मूला है, यह किसी शर्त के सही या गलत होने पर परिणाम देता है। उदाहरण के लिए इक्वल टू इफ A1 इज ग्रेटर देन 33 तो पास है, अन्यथा फेल है। तो ये दो कंडीशन पे काम करेगा। अगर 33 से ज्यादा है तो उसको पास दे दो, अगर कम है तो उसको फेल दे दो। बी लुक अप क्या होता है, इसका पूरा नाम वर्टिकल लुकअप होता है। यह किसी बड़े डेटाबेस में कॉलम के अनुसार विशेष डेटा खोजने के काम आता है। एवरेज क्या है, संख्याओं का औसत निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए एवरेज B1 से लेकर B5 तक का एवरेज ये निकाल के दे देगा फार्मूला। काउंट क्या होता है, ये केवल उन सेल्स की गिनती करता है जिनमें नंबर लिखे होते हैं। काउंटा क्या होता है, ये खाली सेल्स, ब्लैंक सेल्स को छोड़कर उन सभी सेल्स की गिनती करता है जिनमें नंबर या टेक्स्ट कुछ भी हो। हैशटैग डिवाइड स्लैश जीरो एरर, यह एरर तब आती है जब किसी संख्या को शून्य या खाली सेल से भाग दिया जाता है, यानी कि इन्फिनिटी में चला जाएगा तो यह एरर आ जाएगी। नेम एरर क्या होती है, यह एरर तब दिखाई देती है जब एक्सेल फार्मूले के नाम या स्पेलिंग को पहचान नहीं पाता है, यानी कि आपने फार्मूले की स्पेलिंग गलत लिख दी। चार्ट्स क्या होते हैं, डेटा को ग्राफिकल या विजुअल रूप में दर्शाने के लिए जो चार्ट प्रयोग होते हैं वो, ठीक है, तो वो चार्ट कहलाते हैं। पाई चार्ट होता है, डेटा को एक गोले हिस्से में प्रतिशत के आधार पर दिखाता है, तो डीआई में ये चार्ट प्रयोग होते हैं। कॉलम चार्ट क्या होता है, डेटा की तुलना खड़ी लाइनों के रूप में करता है। लाइन चार्ट क्या होते हैं, समय के साथ डेटा के उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। एक्सेल में सीधे चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी F11 होती है। स्कैटर चार्ट क्या है, इसका उपयोग दो अलग अलग डेटा वेरिएबल्स के बीच संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। स्पार्क लाइंस क्या है, यह एक सिंगल सेल के अंदर फिट होने वाले बहुत छोटे चार्ट होते हैं जो डेटा को का ट्रेंड दिखाते हैं। लीजेंड क्या है, यह चार्ट में इस्तेमाल किए गए विभिन्न रंगों, पैटर्न्स या लाइनों का अर्थ बताता है। ठीक है। डेटा लेबल्स क्या है, चार्ट के ग्राफिक्स जैसे बार या पाई स्लाइस के ऊपर उनकी सटीक वैल्यू प्रदर्शित करने को डेटा लेवल कहते हैं। अब हम बात करेंगे पिवट टेबल की। पिवट टेबल का उपयोग बहुत बड़े और जटिल डेटा को
समराइज करने के लिए किया जाता है। यह डेटा का जल्दी से विश्लेषण करने और रिपोर्ट बनाने का सबसे शक्तिशाली टूल है। इससे हम बड़े डेटा सेट से बिना कोई फार्मूला लगाए टोटल, एवरेज और काउंट निकाल सकते हैं। पिवट टेबल एक्सेल के इंसर्ट टैब में उपलब्ध होता है। यह डेटा को घुमाकर रोटेट अलग अलग एंगल से देखने की सुविधा देता है। स्लाइसर्स क्या है? पिवट टेबल में डेटा को तेजी से और विजुअली फिल्टर करने के लिए स्लाइसर का उपयोग किया जाता है। पिवट चार्ट क्या है? यह पिवट टेबल के डेटा का ग्राफिकल निरूपण होता है जो टेबल में बदलाव के साथ स्वतः बदलता है। रिफ्रेश डेटा क्या है? यदि मूल डेटाबेस में कोई बदलाव किया जाता है तो पिवट टेबल को अपडेट करने के लिए Alt प्लस F5 रिफ्रेश करना पड़ता है। पिवट टेबल में डेटा को रोज, कॉलम्स, वैल्यूज और फिल्टर्स नामक 4 मुख्य क्षेत्रों में ड्रैग और ड्रॉप किया जाता है। सॉर्टिंग फिल्टरिंग क्या है? सॉर्टिंग डेटा को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे ए से जेड, जेड से ए और छोटी संख्या से बड़ी संख्या। फिल्टरिंग क्या है? बहुत बड़े डेटा में से अपनी जरूरत के अनुसार विशिष्ट डेटा को छांटकर देखना। फिल्टर लगाने पर जो डेटा आपकी शर्त से मेल नहीं खाता वह हाइड या छिप जाता है, डिलीट नहीं होता है। एमएस एक्सेल में फिल्टर लगाने की शॉर्टकट कुंजी जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है। ये दोनों विकल्प जो हैं वो डेटा टैब में मौजूद होते हैं। कस्टम सॉर्ट क्या है? इसका उपयोग एक से अधिक कॉलम के आधार पर मल्टीपल्स लेवल डेटा को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे पहले राज्य से फिर शहर से। एडवांस फिल्टर क्या है? इसका उपयोग जटिल शर्तों, कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया के आधार पर डेटा फिल्टर करने और फिल्टर किए गए डेटा को दूसरी जगह कॉपी करने के लिए होता है। एक्सेस में फिल्टर की गई रो के नंबर नीले रंग में दिखाई देने लगते हैं। टेक्स्ट डेटा को ए टू जेड अल्फाबेटिकल और नंबर डेटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट असेंडिंग सॉर्ट किया जा सकता है। तो ये आपका एक्सेल कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है। डिफिनीशन क्या है इसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और प्रबंधित करता है, यानी कि मैनेज करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड, डिस्प्ले आपस में सही से काम करें। बूटिंग क्या है? कंप्यूटर चालू होने पर ओएस का हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 11 है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, उबंटू है, लिनक्स है। कर्नेल की अगर बात की जाए तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है। सेल की अगर बात की जाए तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो यूजर से कमांड लेता है और उसे कर्नेल तक पहुंचाता है, यानी कि इंटरफेस तक पहुंचाता है। मल्टीटास्किंग क्या है? एक ही समय में एक कंप्यूटर पर कई प्रोग्राम एक साथ चलाने की ओएस की क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाती है। टाइम शेयरिंग क्या है? इसमें ओएस प्रत्येक कार्य या यूजर को सीपीयू का एक निश्चित समय आवंटित करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओएस के टाइप्स की। तो विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सबसे लोकप्रिय ओएस है। ये जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है जो इसे उपयोग आसान बनाता है। लिनक्स यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका कोड फ्री में उपलब्ध है और इसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। उदाहरण के लिए उबुंटू और काली। मैक ओएस क्या है? एप्पल जो कंपनी है उसके द्वारा अपनी मैक कंप्यूटर सीरीज के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह अपनी बेहतरीन सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल डिवाइस के लिए गूगल द्वारा बनाया गया सबसे प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस क्या है? यह एक पुराना CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें माउस का प्रयोग नहीं होता था, सिर्फ कमांड टाइप की जाती थी। RTOS क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका उपयोग वहां होता है जहां सटीक समय में परिणाम चाहिए, जैसे मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल।
बैच ओएस क्या होते हैं? इसमें समान प्रकार के कार्यों का एक बैच बनाकर एक साथ प्रोसेस किया जाता है। पुराने मेनफ्रेम कंप्यूटर में ये प्रयुक्त होते थे। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो 32 बिट का होता है और 64 बिट का ओएस होता है। 32 बिट ओएस अधिकतम 4 जीबी रैम को सपोर्ट करता है, जबकि 64 बिट ओएस इससे कई गुना अधिक रैम और तेज प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है। क्रोम ओएस की अगर बात की जाए तो यह गूगल द्वारा विकसित एक हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुख्य रूप से वेब एप्लीकेशन चलाने के लिए डिजाइन किया गया है और ये क्रोम बुक्स में प्रयुक्त होता है। फंक्शंस, प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? सीपीयू किस प्रोग्राम को कितना समय देगा और कौन सा कार्य पहले होगा, इसका निर्णय ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो शेड्यूलिंग से करता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेन मेमोरी यानी कि रैम का आवंटन करना यानी कि एलोकेशन करना, किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए और कब खाली करनी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। फाइल मैनेजमेंट, कंप्यूटर में फाइलों और फोल्डरों को सेव करना, डिलीट करना और उनकी लोकेशन सुरक्षित रखना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से ही संभव हो पाता है। डिवाइस मैनेजमेंट, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इतने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनके इनके ड्राइवर्स अलग अलग होते हैं, तो उनको ड्राइवर्स के माध्यम से कंट्रोल करना डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, पासवर्ड और फायरवॉल के जरिए जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, अनधिकृत पहुंच है सिस्टम तक, उसको रोकता है। स्पूलिंग, प्रिंटर जैसे धीमे उपकरणों को डाटा भेजने से पहले उसे बफर या हार्ड डिस्क में स्टोर करने की प्रक्रिया स्पूलिंग कहलाती है। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। वर्चुअल मेमोरी, जब मुख्य मेमोरी रैम भर जाती है तो ओएस हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से का उपयोग रैम की तरह करने लगता है। डेडलॉक क्या होता है? यह वह स्थिति है जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही हार्डवेयर संसाधन के लिए यानी कि रिसोर्स के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करते हैं और सिस्टम हैंग हो जाता है, तो ये डेडलॉक कहलाता है। यूजर इंटरफेस यूआई क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के इंटरफेस प्रदान करता है। एक तो सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस जो एमएस डॉस, और जीयूआई जो विंडोज। जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर आपको कोई कमांड टाइप नहीं करना है, आपको एक आइकन दिखता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी प्रोसेस तय करके आपको दिखा देता है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और जो एमएस डॉस है वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, वहां पर सब टाइप करना होता था, ये करना है कंप्यूटर को, ये करना है। लेकिन यहाँ पर आप ग्राफिक्स के माध्यम से कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं जीयूआई के माध्यम से। बात कर लेते हैं फाइल सिस्टम की। फाइल सिस्टम वह तरीका है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा को स्टोरेज, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव में व्यवस्थित करता है। FAT32 फाइल एलोकेशन टेबल, यह एक पुराना फाइल सिस्टम है। इसमें एक फाइल अधिकतम 4 जीबी की हो सकती है। यह पेन ड्राइव आदि में ज्यादा प्रयोग होता है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यह विंडोज का आधुनिक फाइल सिस्टम है और यह FAT32 से अधिक सुरक्षित है और इसमें बड़ी साइज की फाइलें स्टोर हो सकती हैं। EXT4 फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, यह मुख्य रूप से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाने वाला फाइल सिस्टम है। HFS प्लस और APFS, यह एप्पल के मैक ओएस का डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है। क्लस्टर, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई को क्लस्टर कहते हैं। रूट डायरेक्टरी क्या है? किसी भी फाइल सिस्टम की सबसे ऊपरी टॉप लेवल जो डायरेक्टरी होती है या फोल्डर होता है उसको रूट कहा जाता है। जैसे विंडोज में आप C:/ देखते हैं, बैकस्लैश। एक्स फैट क्या है? एक्सटेंडेड फैट, ये FAT32 का उन्नत रूप है जिसे विशेष रूप से पेन ड्राइव और SD कार्ड्स में बड़ी फाइलों को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं? फाइल एक्सटेंशन हमेशा फाइल नेम के बाद डॉट लगा के लिखा जाता है जो ओएस को बताता है कि फाइल किस प्रकार की है और किस सॉफ्टवेयर में खुलेगी। जैसे ऑडियो के लिए .mp3 लगाते हैं, .wav लगाते हैं, वीडियोस के लिए .mp4 लगाते हैं, फोटोज के लिए .jpg लगाते हैं, .png लगाते हैं। तो ये सारे एक्सटेंशन होते हैं फाइल के। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सोशल नेटवर्किंग क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट आधारित सेवाओं का उपयोग करके दोस्तों, परिवारों, सहकर्मियों या समान रुचि वाले लोगों से जुड़ने और जानकारी साझा करने की प्रक्रिया है। डिफिनीशन क्या है इसकी? ये वेब 2.0 तकनीकी पर आधारित प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ता स्वयं कंटेंट बनाते हैं
और शेयर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्वयं कंटेंट बनाते हैं और शेयर करते हैं। ये वेब 2.0 की तकनीक। फेसबुक मेटा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। मार्क जुगरबर्ग द्वारा ये स्थापित है। एक्स जो अभी वर्तमान में है, ये पूर्व में इसका नाम ट्विटर हुआ करता था। इसे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इसमें पोस्ट की शब्द सीमा होती है। लिंक्डइन क्या है, ये प्रोफेशनल है, पेशेवर है, नेटवर्किंग और जॉब सर्च के लिए उपयोग आने वाली सबसे प्रमुख साइट है। इंस्टाग्राम क्या है, फोटो और शॉर्ट वीडियो शेयरिंग के लिए प्रसिद्ध ऐप है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट वेब 2.0 और वेब 3.0 तकनीकों का हिस्सा है, जो उपयोगकर्ताओं को परस्पर बातचीत की सुविधा देता है। ब्लॉग वर्सेस माइक्रो ब्लॉग क्या है, जहां ब्लॉग में लंबे लेख लिखे जाते हैं, वहीं माइक्रो ब्लॉग में, जैसे ट्विटर है, में छोटे और संक्षिप्त संदेश लिखे जाते हैं, शॉर्ट मैसेज लिखे जाते हैं। और आजकल ये बहुत पॉपुलर है। इंस्टेंट मैसेजिंग आईएम, इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम में टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो संदेश भेजना। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये इंस्टेंट मैसेजिंग के ऐप है। मेटावर्स क्या है, यह सोशल नेटवर्किंग का भविष्य है, जहां वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए लोग 3D डिजिटल दुनिया में जुड़ेंगे। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, उनकी बात करते हैं। इंटरनेट का उपयोग करते समय आपके द्वारा छोड़े गए डेटा के निशान को डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। एक्टिव फुटप्रिंट क्या है, वह डेटा जो आप जानबूझकर शेयर करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल भेजना, फॉर्म भरना। पैसिव डेटा फुटप्रिंट क्या है, वह डेटा जो आपके जाने बिना कलेक्ट होता है, जैसे वेबसाइट कुकीज, आपका आईपी एड्रेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री। डिजिटल फुटप्रिंट को कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए ऑनलाइन सतर्क रहना चाहिए। यह आपके ऑनलाइन व्यवहार और प्राथमिकताओं को ट्रैक करने के लिए कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कुकीज क्या है, ये छोटी टेक्स्ट फाइल होती हैं जो वेबसाइट आपके ब्राउजर में सेव करती हैं, ताकि वे आपकी लॉगिन जानकारी और प्राथमिकताओं को याद रखें। इनकॉग्निटो मोड क्या है, ब्राउजर का यह प्राइवेट मोड केवल आपकी डिवाइस की हिस्ट्री और कुकीज को सेव होने से रोकता है, लेकिन यह आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूरी तरह से नहीं छिपाता। कैशे क्या है, ब्राउजर द्वारा वेब पेजों के चित्र और डेटा को डिवाइस में स्टोर करना, ताकि अगली बार वह वेबसाइट तेजी से खुल सके। अपने डिजिटल फुटप्रिंट को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज को क्लियर करते रहना चाहिए। साइबर एथिक्स क्या है, इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग करते समय सही और गलत आचरण के नियमों को साइबर एथिक्स कहते हैं। नेटिकेट क्या है, इंटरनेट पर शिष्टाचार का पालन करना, सभ्य भाषा का प्रयोग, स्पैम न करना नेटिकेट कहलाता है। कॉपीराइटेड कंटेंट, पायरेटेड मूवीज, सॉफ्टवेयर का बिना अनुमति उपयोग न करना, इसे प्लेगरिज्म या पायरेसी कहते हैं। ठीक है, अगर आप करते हैं, किसी की निजी जानकारी को इंटरनेट पर उसकी अनुमति के बिना उजागर ना करना, यह भी आपका साइबर एथिक्स में आता है। साइबर बुलिंग क्या है, इंटरनेट पर किसी को धमकाना या परेशान करना एक अपराध है और इसके सख्त खिलाफ रहना साइबर एथिक्स का हिस्सा है। फिशिंग क्या है, धोखे से फर्जी ईमेल या वेबसाइट के जरिए यूजर्स के पासवर्ड या बैंक डिटेल्स चुराने की प्रक्रिया है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है, जिसमें पासवर्ड के साथ साथ मोबाइल पर ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड भी डालना अनिवार्य होता है। प्लेगरिज्म क्या है, साहित्यिक चोरी क्या है, इंटरनेट से किसी अन्य व्यक्ति के लिखे विचारों को कॉपी करके अपने नाम से प्रकाशित करना साइबर एथिक्स के विरुद्ध है। विशिंग एंड स्मिशिंग क्या है, वॉइस कॉल के जरिए की गई धोखाधड़ी को विशिंग और एसएमएस के जरिए की गई धोखाधड़ी को स्मिशिंग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। दुनिया भर में त्वरित संचार और लोगों से जुड़ना आसान हो गया है, यह सोशल मीडिया का एडवांटेज है। व्यापार और उत्पादों को मार्केटिंग के लिए बेहतरीन मंच है। छात्रों के लिए शिक्षा सामग्री और लेटेस्ट न्यूज का त्वरित आदान प्रदान है। क्राउड फंडिंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग का एक बड़ा लाभ है कि इसके जरिए किसी सामाजिक कार्य या स्टार्टअप के लिए लोगों से चंदा आसानी से जुटाया जा सकता है। हानियां क्या है इसकी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, लोग हैक कर लेते हैं सिस्टम को, अकाउंट को, फिशिंग करते हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा रहता है। फर्जी खबरें बहुत जल्दी फैलती हैं, अफवाहें तेजी से फैलती हैं।
समय की बर्बादी होती है और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो लोग दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं, है ना, तो उनका क्या होता है, माइंड का जो फोकस की क्षमता है ना, एकाग्रता है, वो भटकने लगती है, वो खराब होने लगती है और ऐसी स्थिति में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पर उनको गुस्सा आता है, उन्हें बुरा लगता है। डेटा प्राइवेसी का हनन। साइबर टॉकिंग स्टॉकिंग क्या है? सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति का लगातार पीछा करना, उस पर नजर रखना और उसे डराना, यह एक गंभीर अपराध है। इको चैम्बर क्या है? एक ऐसी स्थिति जहां सोशल मीडिया का एल्गोरिथम आपके सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो आपको पसंद है, जिससे विचारों का ध्रुवीकरण होता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? तकनीकी की बजाय मानवीय मनोविज्ञान से छेड़छाड़ करके पासवर्ड या गुप्त जानकारी निकलवाने का तरीका है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है ई गवर्नेंस। बात करते हैं ई गवर्नेंस की। तो ई गवर्नेंस क्या होता है? इसको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहते हैं, उसे शार्ट में ई गवर्नेंस पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी विभागों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना। ये कई प्रकार के मॉडल पे काम करती है, जैसे G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस और G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो G2C क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार द्वारा सीधे नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं। उदाहरण के लिए आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा, ऑनलाइन FIR और बहुत से मामलों में ऑनलाइन आपका फंड ट्रांसफर भी गवर्नमेंट करती है कई चीजों में। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार और व्यापारिक घरानों के बीच बातचीत। उदाहरण के लिए ई टेंडरिंग, GST फाइल करना, कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो ये क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस है। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक सरकारी विभाग का दूसरे सरकारी विभाग के साथ ऑनलाइन डेटा शेयर करना। उदाहरण के लिए पुलिस नेटवर्क और न्यायालय का नेटवर्क। जो आपका अध्याचन अब भेजा जाता है विभागों के द्वारा भर्ती बोर्ड को, आयोग को, वो भी अब G2G के तहत भेजा जाता है। ऑनलाइन ही आपको भेजना है, पेपर वर्क नहीं है कि पहुंचा नहीं, 8 दिन लग गया, 15 दिन नहीं, ऑनलाइन ही भेजना है। पोर्टल बना हुआ है, उस पर आप अपलोड करेंगे, उधर से वो एक्सेप्ट करेंगे। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संचार। उदाहरण के लिए ई पेरोल, ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन। C2G सिटीजन टू गवर्नमेंट, जब नागरिक सरकार को कोई प्रतिक्रिया, शिकायत या सुझाव दे। उदाहरण के लिए mygov.in पोर्टल और CM हेल्पलाइन नंबर। तो ये क्या है? C2G के उदाहरण है, सिटीजन टू गवर्नमेंट के उदाहरण है। ई गवर्नेंस का मुख्य लक्ष्य स्मार्ट गवर्नेंस है, यानी कि सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट। CSC ग्रामीण क्षेत्रों में G2C सेवाएं जैसे खतौनी, पैन कार्ड प्रदान करने के लिए स्थापित जन सेवा केंद्र ई गवर्नेंस की रीढ़ है। अब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है, यानी कि डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। इसके 3 प्रमुख विजन हैं। एक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। दूसरा, मांग पर डिजिटल सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। इस पहल के तहत CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स, जन सेवा केंद्र गांव-गांव में स्थापित किए गए हैं। ब्रॉडबैंड हाईवे के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया योजना मुख्य रूप से 9 स्तंभों यानी कि 9 पिलर्स पर आधारित है, जैसे ब्रॉडबैंड हाईवे, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ई क्रांति आदि। भारत नेट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य भारत की 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना। ई क्रांति क्या है? डिजिटल इंडिया का एक मुख्य स्तंभ, जिसका आदर्श वाक्य है ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 1976 में स्थापित यह संस्था भारत सरकार की अधिकांश वेबसाइटों जैसे UPSSC को डिजाइन और होस्ट करती है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन सर्विसेज। सरकार जो ऑनलाइन सर्विसेज देती है, सबसे महत्वपूर्ण है डिजी लॉकर। यह आधार कार्ड से जुड़ा एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, जहां नागरिक अपने सभी मूल दस्तावेज,
जैसे मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सुरक्षित रख सकते हैं। उमंग ऐप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह एक मास्टर ऐप है जहां 1000 से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकारी सेवाएं जैसे पीएफ चेक करना, बिल जमा करना एक ही जगह मिलती हैं। ई हॉस्पिटल, ऑनलाइन ओपीडी, रजिस्ट्रेशन और मेडिकल रिपोर्ट देखने की सरकारी सुविधा। ई डिस्ट्रिक्ट, राज्य सरकार का पोर्टल जहां आय, जाति, निवास और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनते हैं। यूपी लेखपाल के लिए यह महत्वपूर्ण है। परिवहन सेवा, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए। ई संजीवनी, यह भारत सरकार का एक टेलीमेडिसिन पोर्टल है जहां मरीज घर बैठे डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। स्वयं पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक निशुल्क ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध हैं। ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो किसानों को अपने फसल देश की किसी भी मंडी में ऑनलाइन बेचने की सुविधा देता है। जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन पारदर्शी खरीद, ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट के लिए बनाया गया पोर्टल होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की, यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही की। तो ई गवर्नेंस सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाती है क्योंकि सभी नियम और प्रक्रियाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। कागजी काम कम होने से रेड टेपिज्म यानी कि लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। ऑनलाइन आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, नागरिक घर बैठे सरकार से ऑनलाइन जानकारी मांग सकते हैं जिससे सरकारी विभागों की जवाबदेही तय होती है। एप्लीकेशन ट्रैकिंग, किसी भी ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस स्थिति नागरिक ट्रैक कर सकते हैं जिससे फाइल रुकने का कारण पता चल जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी और स्कॉलरशिप सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचती है और बिचौलियों का अंत हो जाता है। सीपी ग्राम्स, यह नागरिकों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और उन्हें सीधे संबंधित मंत्रालयों तक पहुंचाने का केंद्रीकृत पोर्टल है। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ये प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की रुकी हुई परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आईसीटी आधारित मंच है। भूलेख, यूपी सरकार का पोर्टल है जहां कृषि भूमि के रिकॉर्ड, खसरा खतौनी ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। लेखपाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 1 जनवरी 2013 को शुरू की गई इस योजना से मनरेगा की मजदूरी और गैस सब्सिडी सीधे बैंक खातों में पारदर्शी रूप से पहुंच रही है। पीएम किसान निधि का पैसा भी इसी योजना के माध्यम से पहुंच रहा है। अब बात करते हैं डिजिटल वित्तीय उपकरणों की। भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट और मोबाइल तकनीकी आधारित डिजिटल वित्तीय उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। सबसे पहले बात करेंगे यूपीआई। इसका फुल फॉर्म याद करके जाइएगा, मुझे लगता है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में विकसित किया गया। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन जैसे जी पे, फोन पे से लिंक करने की सुविधा देता है। इसके जरिए 24x7 रियल टाइम में तुरंत पैसा भेजा और मंगाया जा सकता है। पैसे भेजने के लिए बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ यूपीआईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, बीपीए या मोबाइल नंबर पर्याप्त है। बिना इंटरनेट के यूपीआई का उपयोग करने के लिए *99# डायल करके किया जा सकता है। इसे हम यूएसडी कोड कहते हैं। यूपीआई लिमिट क्या है? सामान्यतः यूपीआई के माध्यम से एक दिन में अधिकतम 1 लाख ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में यह लिमिट 5 लाख तक है। अब लिमिट में और भी बदलाव आया है। अगर आप डायरेक्ट मर्चेंट को करते हैं तो आप 5 लाख तक दिन में कर सकते हैं। ठीक है। तो जो पर्सनल ट्रांसफर होता है उसकी लिमिट 1 लाख है। यूपीआई लाइट छोटे भुगतानों के लिए डिजाइन किया गया ऑन डिवाइस वॉलेट है, जिससे बिना इंटरनेट या बिना यूपीआई पिन के एक बार में अधिकतम 500 तक का पेमेंट किया जा सकता है। यूपीआई 123 पे, यह फीचर कीपैड वाले सामान्य मोबाइल फोन्स के लिए है, जिसमें बिना इंटरनेट के कॉल या एसएमएस के माध्यम से यूपीआई पेमेंट होता है।
यूपीआई सिस्टम क्या है? आईएमपीएस। यूपीआई सिस्टम आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस की बुनियादी ढांचे पर काम करता है। अब हम बात करते हैं भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम भारत सरकार का एक आधिकारिक यूपीआई आधारित भुगतान ऐप है जिसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। यह ऐप स्मार्टफोन पर काम करता है और क्यूआर कोड स्कैन करके त्वरित भुगतान की सुविधा देता है। वर्तमान में यह ऐप कई क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है जिससे ग्रामीण इलाकों में इसका उपयोग आसान हुआ है। ये किसी भी बैंक खाते से लिंक किया जा सकता है जो यूपीआई नेटवर्क का हिस्सा है। ऐप के जरिए एक दिन में अधिकतम 1 लाख और एक बार में अधिकतम 1 लाख तक भेजे जा सकते हैं। यह ऐप वर्तमान में 20 भाषाओं में है जो इसे अत्यंत यूजर फ्रेंडली बनाता है। बीपीए क्या है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। भीम ऐप में बैंक डिटेल्स की जगह एक वर्चुअल आईडी काम करती है जो उसकी सुरक्षा बनाती है, जैसे मोबाइल नंबर आपका @UPI। भीम ऐप का उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। नेट बैंकिंग क्या है? इसे इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग भी कहा जाता है। इसके लिए बैंक आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देता है। एनईएफटी क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें फंड बैचेस में ट्रांसफर होता है। सामान्यतः आधे आधे घंटे के बीच में। इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें पैसे तुरंत ट्रांसफर होते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े अमाउंट के लिए होता है। न्यूनतम 2 लाख की यहाँ पर ट्रांसफर होता है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यह भी रियल टाइम ट्रांसफर है जो 24/7 छुट्टियों के दिन भी काम करता है। यूपीआई इसी पर आधारित है। नेट बैंकिंग से आप खाते का बैलेंस, स्टेटमेंट और चेकबुक रिक्वेस्ट घर बैठे कर सकते हैं। आईएफएससी क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो एनईएफटी और आरटीजीएस के दौरान एक विशेष बैंक की शाखा की पहचान करता है। एमआईसीआर क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। यह चेक के नीचे छपा 9 अंकों का संख्यात्मक कोड है जो चेक को जल्दी क्लियर करने में मदद करता है। वर्चुअल कीबोर्ड क्या है? नेट बैंकिंग में पासवर्ड टाइप करते समय स्क्रीन पर दिखने वाले कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है ताकि की लॉगर्स यानी कि मेलवेयर से बचा जा सके। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड क्या है? नेट बैंकिंग के माध्यम से होने वाले प्रत्येक ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक अस्थायी पासवर्ड भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं मोबाइल वॉलेट की। मोबाइल वॉलेट क्या है? यह एक प्रकार का वर्चुअल वॉलेट होता है, आभासी बटुआ, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पैसे लोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेटीएम है, फोन पे है, अमेजन पे है, मोबीक्विक है। यह छोटी राशि के भुगतानों जैसे मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, कैब बुकिंग के लिए बहुत सुविधाजनक है। इनका उपयोग मर्चेंट आउटलेट्स, दुकानों पर स्कैन करके पेमेंट करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। आरबीआई के नियमों के अनुसार वॉलेट की लिमिट बढ़ाने के लिए केवाईसी करना अनिवार्य है। ओपन वॉलेट क्या है? ये बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे एसबीआई, योनो। इनसे पेमेंट, फंड ट्रांसफर और एटीएम से कैश भी निकाला जा सकता है। सेमी क्लोज्ड वॉलेट क्या है? ये आरबीआई से मान्यता प्राप्त कंपनियों द्वारा जारी होते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे। इनसे कैश नहीं निकाल सकते हैं लेकिन सभी प्रकार के मर्चेंट पेमेंट किए जा सकते हैं। क्लोज्ड वॉलेट क्या होते हैं? ये किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा केवल अपने ही उत्पादों को खरीदने के लिए जारी होते हैं, जैसे अमेजन पे बैलेंस। फास्टैग क्या है? यह टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक भुगतान के लिए आरएफआईडी यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी पर काम करता है जो सीधे आपके मोबाइल वॉलेट या बैंक खाते से जुड़ा होता है। अब हम बात करेंगे एईपीएस एंड रुपे की। एईपीएस क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। यह एक बैंक आधारित मॉडल है। इसके माध्यम से केवल आधार नंबर और बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट का उपयोग करके पीओएस या माइक्रो एटीएम पर वित्तीय लेन देन किया जा सकता है। एईपीएस से गांव के लोग बिना डेबिट कार्ड के केवल आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से पैसा निकालते हैं और जमा करते हैं। रुपे क्या है? ये भारत का अपना घरेलू कार्ड है, डेबिट क्रेडिट कार्ड दोनों में आता है। ये पेमेंट नेटवर्क है जिसे एनपीसीआई ने 2012 में लॉन्च किया था। रुपे यानी कि रुपी प्लस पेमेंट, जैसे मास्टर कार्ड होता है, वीजा होता है, उसी तरीके से भारत का अपना स्वदेशी रुपे कार्ड है।
ये वीजा और मास्टर कार्ड का भारतीय विकल्प है जिसका ट्रांजैक्शन शुल्क बहुत कम है। भारत सरकार द्वारा खोली गई पीएम जनधन योजना के सभी खातों में डिफॉल्ट रूप से रुपे डेबिट कार्ड ही दिया जाता है। माइक्रो एटीएम क्या है? ये पीओएस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होती है जो एईपीएस के माध्यम से काम करते हैं। बैंक मित्र इन्हें लेकर गांव-गांव जाकर बैंकिंग सेवाएं देते हैं। एनसीएमएससी क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इसे वन नेशन वन कार्ड भी कहते हैं। ये रुपे नेटवर्क द्वारा संचालित एक स्मार्ट कार्ड है जिससे मेट्रो, बस सेवा और रिटेल शॉपिंग का पेमेंट किया जा सकता है। एईपीएस के माध्यम से पैसे निकालने के लिए किसी भी पिन या ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती, केवल आधार नंबर और बायोमेट्रिक स्कैन काफी है। जेसीबी और डिस्कवर क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भुगतान के लिए रुपे कार्ड ने जापान जेसीबी और अमेरिका डिस्कवर की पेमेंट कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो ये रहा आज का आपका बेहतरीन कंटेंट। अब हम देख लेते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 वन लाइनर्स की। तो एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी होती है। एमएस एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट रूप बुक वन या वर्क बुक का नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बुक वन। ठीक है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉट docx होता है 2007 के बाद के वर्जन में। पहले सिर्फ doc होता था। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए सबसे आवश्यक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण है। एमएस एक्सेल में सभी फार्मूले इक्वल टू के चिन्ह से शुरू होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नाम अब एक्स कर दिया गया है। भारत में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। उमंग ऐप का पूरा नाम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। डिजी लॉकर में आधार कार्ड का होना लॉगिन या सत्यापन के लिए अनिवार्य है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कुंजी F7 होती है। एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पर आधारित है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग एक पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए होता है। बिना इंटरनेट के यूपीआई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए *99# USD कोड डायल किया जाता है। वी लुकअप एक्सेल का एक फंक्शन है जो वर्टिकल कॉलम में डेटा खोजने के काम आता है। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाएं G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस मॉडल पर आधारित होती हैं। रुपे भारत का स्वदेशी पेमेंट नेटवर्क है जो विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करता है। विदेशी कंपनी कौन कौन सी हैं? वीजा है, मास्टर कार्ड है। इंटरनेट पर किसी के द्वारा छोड़े गए डिजिटल निशानों को डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एच दबाया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई अलाइनमेंट देने के शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जे है। किसी हार्ड डिस्क के ट्रैक्स और सेक्टर्स को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। एनईएफटी द्वारा पैसा ट्रांसफर करने की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा बैंक स्तर पर तय नहीं है। आरबीआई के अनुसार कोई सीमा नहीं है। एईपीएस का फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है जो फिंगरप्रिंट के माध्यम से बैंकिंग सुविधा देता है। एमएस वर्ड में पेज के एकदम नीचे जोड़े जाने वाले टेक्स्ट या पेज नंबर को फुटर कहा जाता है। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। मैक ओएस मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल कंपनी ने विकसित किया है। एक्सेल सीट में सेल एड्रेस कॉलम अक्षर और रो नंबर के संयोजन से बनते हैं। जैसे A1 आपका A यहां पर सेल एड्रेस है, 1 आपका कॉलम एड्रेस है। ठीक है, तो A1 B2। तो ये रहा आज का आपका पूरा कंटेंट। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का आपको ये सेशन कैसा लगा। देखिए बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, फिर उसका वीडियो सेशन तैयार करने में। बड़ा कंटेंट होता है, उसको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना, ठीक है, फिर आप लोगों के पास व्यवस्थित ढंग से पहुंचाना।
बिना किसी फालतू के बात के। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने अच्छे-अच्छे कमेंट लिखिएगा और साथ में जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का नाम भी लिखिएगा। लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी लेखपाल लिखिए, यूपीएसआई की कर रहे हैं तो यूपीएसआई लिखिए और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। रही बात आपकी पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ आप मैसेज करके हमारी सारी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी हम 100 से अधिक पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुके हैं और डेली आपको हम रिवीजन पीडीएफ्स भी लगातार प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपका जो मन है पढ़ाई से जुड़ा रहे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। हमारे साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका लाभ होने वाला है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ, तो आपको यकीन आएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रात दिन एक करके अब जीत की बारी है, सपनों को पूरा करना अपनी जिम्मेदारी है। ये आखिरी पल है, छोड़ना ना साथ, इम्तिहां की रात हाथों में हाथ। जोश है दिल में, रगों में तूफान, हम हैं सिकंदर, रख देंगे आसमां। हम हैं सिकंदर, हम हैं सिकंदर।